हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लास है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। प्रकाश के परावर्तन का यहाँ पे नियम पूछा हुआ है, क्या क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि अब आप लोगों का क्लासेस डेली 7 PM पे आप लोगों को मिलने वाला है। डेली क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड होगा। तो आप लोग यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों क्लासेस आप लोगों को एक एक दिन मिलने वाला है अल्टरनेट करके, और क्लासेस आप लोगों को डेली होगा। तो आप लोगों को सबसे पहला काम है, चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाए 7 बजे और आप लोग क्लास कर सकें। चलिए अब यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण ज़्यादा होता है परावर्तन कोण से, आपतन कोण कम होता है परावर्तन कोण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है तो आपतन कोण, यहाँ पे देखिए परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, आप लोगों को हम बतला हैं। अपवर्तन का भी 2 नियम है, परावर्तन का भी 2 नियम है। तो परावर्तन का 2 नियम कौन कौन है। पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम जो बोलता है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही बिंदु पे होता है। ये दूसरा नियम है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो कि आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में ही दिया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पे बतलाइए। अब आप लोगों को यहाँ पे सीरियस लेना है क्लास को, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन का समय बचा है। भले ही एग्ज़ाम का फॉर्म अभी नहीं आया है बट एग्ज़ाम होने ही वाला है। आप लोग सबको पता है कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि पिछले साल को देखा जाए तो जुलाई में एग्ज़ाम हो गया था। तो इस बार भी लगभग सेम ही आप लोग मान के चलिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त जाएगा, फर्स्ट वीक जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करना है सीरियस। इसीलिए अब आप लोगों को डेली क्लासेस कराया जाएगा 7 PM पे। लाइव क्लासेस यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, हम लाइव क्लास कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट यहाँ पे इंटरनेट वगैरह प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस एक फ़िक्स टाइम पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग डेली क्लास को ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका बतलाइए क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। आपका ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा। बतलाइए कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया है बी पे, आभासी तथा सीधा होता है। और इसके साथ साथ और कैसा होता है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर साइज का बनता है। जितना इमेज होता है उतना ही इसमें प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि वस्तु का आकार जितना होता है उतना ही इसमें प्रतिबिंब का आकार भी होता है। तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। और एक चीज़ अगर पूछा जाए कि अगर यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है तो जितना दूर पे अगर दर्पण है, दर्पण से जितना दूर पे वस्तु अगर यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितना दूर पे रखा है उतना ही दूर पे इधर इमेज भी आप लोगों को बनेगा, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर पे बनेगा। किसमें, तो समतल दर्पण में। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, तो सबसे पहले बतलाइए कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है ये क्या होता है। तो अगर हम देखा जाए कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो जब किसी भी चालक का एक गुण होता है, कौन सा गुण होता है, तो ऐसा गुण होता है जो उसमें विद्युत धारा या फिर जो बहता है ना विद्युत धारा, उसको विरोध करता है, उसको रोकने का काम करता है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि विद्युत धारा यहाँ पे इसके में प्रवाहित हो रहा है
और इसको जो रोकने का काम करता है ना, इसको यहाँ पे रोकने का काम करता है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वोल्ट, ओम या फिर वाट, क्या होता है? तो ओम होता है। और ओम का जो आपको यहाँ पे संकेत होता है वो इस तरह से होता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह से ओम होता है। जूल किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जूल दिया है, तो जूल किसका मात्रक है? ये जो मात्रक है वो कार्य का है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। वोल्ट किसका होता है? ये जो है वो विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। वाट किसका होता है? तो शक्ति का होता है, पावर का होता है, शक्ति का होता है। और वोल्ट किसका हो गया? ओम किसका हो गया? तो ओम आपका यहाँ पे हो गया प्रतिरोध का। क्लियर? प्रतिरोध का। यहाँ तक क्लियर सभी का? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर सभी का? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, या फिर चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। किससे संबंधित है स्नेल का नियम? तो जो स्नेल का नियम है वो अपवर्तन से संबंधित है। अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन से संबंधित है। अपवर्तन का नियम क्या यहाँ पे कहता है? क्या कहता है? इसके अनुसार जो होता है कि दो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, यहाँ पे पहला नंबर किससे संबंधित है? तो अपवर्तन से संबंधित है। और इसमें होता है कि किन्हीं दो माध्यम के आपतन कोण की जो ज्या होता है और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात जो होता है वो स्थिर रहता है, नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर यहाँ पे नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस की शक्ति होती है, कॉन्वेक्स लेंस की शक्ति कैसी होती है? निगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत, कैसा होता है? यहाँ पे बतलाइए। जो उत्तल लेंस होता है उसकी शक्ति कैसा होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंस की जो शक्ति होता है, इसका सूत्र एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगा। तो जो लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है लेंस की क्षमता। और F जो होता है वो मीटर में होता है, और F मीटर में होता है। वही अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस में अगर F यानी कि फोकस होता है, फोकस दूरी, अगर उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होता है। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होता है। वही अगर अवतल लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी जो होता है वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसकी जो क्षमता होता है ये भी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। यानी कि अवतल लेंस जो होता है उसकी क्षमता जो शक्ति होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। क्लियर? उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगला क्या क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बतलाइए। उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को हम एक यहाँ पे इमेज बनाते हैं। देखिए ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है, इसको अवतल लेंस बोलते हैं। नीचे वाला आप इमेज देख रहे हैं ये अवतल लेंस है, और ऊपर वाला जो इमेज है वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे बोला है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, समतल लेंस या बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस, क्या बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को आप लोग याद रखिएगा, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये जो है वो इसको कन्वर्ज करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मुख्य अक्षर, अगर उत्तल लेंस में यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, एक जगह पे फोकस में यहाँ पे इसको
कन्वर्ट करता है एक जगह पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। जबकि अवतल में इसको बिखेर देता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग बतलाइए किस में करते हैं, शेविंग मिरर में, दंत चिकित्सक में, वाहन के रियर व्यू मिरर में या माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले जो उत्तल दर्पण होता है, आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण है इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जो साइड मिरर में उपयोग करते हैं वो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए दिया, वाहन के रियर व्यू मिरर, इसी को यहाँ पे साइड मिरर, जो वाहन के साइड में मिरर लगाया होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा के साथ और कैसा इसमें प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा यहाँ पे देखते हैं वाहन के रियर व्यू मिरर में यानी कि छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अगर वही शेविंग मिरर में बोला गया है, दंत चिकित्सक में बोला गया है, आँख के सर्जरी में बोलता है माइक्रोस्कोप, तो ये सब में जो होता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अवतल दर्पण में इमेज किस तरह का बनता है। और इससे पहले मैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में एक छोटा सा यहाँ पे जानकारी बतला दूं कि क्वेश्चन अगर पूछता है कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब अगर पूछता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है। ये तीन प्रतिबिंब हमेशा बनता है किस में, उत्तल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, समान साइज का भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उल्टा सभी तरह के प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में देखने को मिलेगा। अवतल दर्पण में सभी तरह के प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका उपयोग के बारे में पूछा है तो कहाँ पे, वाहन के पीछे देखने के लिए नहीं, इसमें तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग मिरर में बिल्कुल उपयोग करते हैं, सड़क के मोड़ पे जो कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और बस में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो शेविंग मिरर में उपयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा और किस में करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अलावा भी याद रखना है। टॉर्च में करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, साइड मिरर नहीं बल्कि हेडलाइट में करते हैं। इसके अलावा दंत चिकित्सक जो दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, आई की सर्जरी में आई का इमेज देखने के लिए, ये सब जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सभी जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f का संबंध क्या है। ये हम पिछले क्लास में ही आप लोगों को बतलाए थे। एक यहाँ पे ये मान लेते हैं हम अवतल दर्पण लिए थे और इसमें यहाँ पे केंद्रक होता है, यहाँ पे C होता है, और यहाँ जो दर्पण है इसके बीच में यहाँ पे P यानी कि पोल होता है, ध्रुव होता है, और इन दोनों के बीच में जो एक सीधी रेखा होता है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतलाए थे, जो ध्रुव होता है, पोल होता है, और जो केंद्रक होता है, इन दोनों बीच के दूरी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से सूचित करते हैं, R। और इन दोनों के जो आधा दूरी पे होता है उसको यहाँ पे फोकस बोलते हैं, यहाँ पे F, फोकस इसको बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। तो स्मॉल f इधर भी हुआ फोकस दूरी, इतना ही दूरी इधर भी है, तो स्मॉल f इधर भी है, तो r बराबर 2f हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे देखिए दिया है r बराबर 2f। अगर r बराबर 2f हो जाएगा, अगर ऑप्शन में r बराबर 2f नहीं दिया है तो f बराबर क्या होगा, r/2 भी तो हो सकता है।
F बराबर R/2 भी तो हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में R बराबर 2F नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन में F बराबर R/2 अगर दिया है तो ऑप्शन यही वाला राइट होगा, F बराबर R/2। R/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की बतलाइए। और हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलिए बतलाइए आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। न्यूटन ने, ऑस्टेड ने, फैराडे ने या फिर आइंस्टीन ने। तो जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है इसका खोज ऑस्टेड ने किए थे। ऑस्टेड ने किए थे 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो आप लोगों को पिछला क्लास में हम डिटेल में बतलाए थे। जो निकट दृष्टि दोष होता है हमारे पास नाम से पता चलता है निकट दृष्टि, यानी कि हमारे पास निकट का देखने के लिए दृष्टि है। निकट को देखने के लिए दृष्टि है यानी कि हम नज़दीक की वस्तु को क्लियर देख सकते हैं, बट इसके साथ मेरे को दोष है, यानी कि दोष है तो हम दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं। निकट का दृष्टि क्लियर है, हम देख सकते हैं, बट दूर नहीं देख सकते हैं, यानी कि इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और वैसे भी हम आप लोगों को एक ट्रिक बतलाए थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे फिर से बतलाते हैं। निकट में यहाँ पे आपको 3 अक्षर आता है और दूर दृष्टि दोष में आपको दूर में यहाँ पे 2 अक्षर आता है। एक ट्रिक है बस आपको याद करने के लिए। और इसमें हम उपयोग क्या करते हैं, इसमें उत्तल का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस, और इसमें करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। और इसमें अब शब्द आप देखिए कितना है, दूर में यहाँ पे 2 अक्षर है और उत्तल में यहाँ पे 3 अक्षर है। तो 2 में यहाँ पे 3, और जबकि निकट में 3 अक्षर है और अवतल जो है इसमें 4 अक्षर है, तो 3 में 4। 2 वाला में 3 का उपयोग, 3 वाला में 4 का उपयोग। ये एक ट्रिक है याद करने का। बाकी आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको अवतल लेंस का ही उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बतलाइए। यहाँ से एक आपको कन्फ्यूजन करने के लिए हम आपको हल्का सा यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, सभी को पता है क्योंकि हम बहुत बार एक क्वेश्चन को करा चुके हैं। बट आपको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, इसको मान लेते हैं कि एक जगह से काट लेते हैं, एक जगह यहाँ से हटाकर इसको किलोमीटर पर सेकेंड करते हैं तो कितना होगा। किलोमीटर पर सेकेंड दे दिए। तो अब बतलाइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब बतलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर पर सेकेंड दिया है लेकिन आप देख सकते हैं 10⁸ है, और यहाँ पे मीटर किलोमीटर में दिया है 10⁵ है, जो कि दोनों सही है। अगर हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो यहाँ पे 10⁵ आ जाएगा, यानी किलोमीटर में देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और वही मीटर पर सेकेंड में देखा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोनों ही सही होगा, ये दोनों ही सही होगा। क्लियर। यहाँ तक बतलाइए किसी को कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक क्लियर है सभी का। बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको साइंस का नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो थ्योरी नोट्स कंप्लीट साइंस का मिलने वाला है जो कि हैंड रिटन है, हिंदी मीडियम में है। चैप्टर वाइज MCQ मिलने वाला है जो बोथ लैंग्वेज में है, और लास्ट 3 ईयर्स का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा जो बोथ लैंग्वेज में है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नोट्स है, ये हिंदी मीडियम और हैंड रिटन है, बाकी आपको ये सब दोनों मीडियम में मिलेगा, टाइपिंग किया हुआ बाकी इधर है। तो आप सब ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में।
जिनको भी लेना है ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। दक्षिण ध्रुव से, उत्तर ध्रुव से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे दो तरह से निकलती हैं, एक चुंबक के बाहर और एक चुंबक के अंदर। तो हम यहाँ पे एक लेते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। हम अगर चुंबक के बाहर की बात करते हैं तो चुंबक के बाहर जो है वो उत्तर ध्रुव से निकलता है और दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तर ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला होता कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर किधर से निकलती है, यानी कि किस ध्रुव से निकलती है, तो अगर चुंबक के भीतर बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है, साउथ से निकलती है, यानी कि दक्षिण ध्रुव से निकलती है और उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर। चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मीथेन, या फिर हाइड्रोजन। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बतलाइए। तो बायोगैस का अगर देखा जाए मुख्य घटक तो मीथेन होता है। मीथेन यानी कि CH4, मीथेन होता है इसका मुख्य घटक बायोगैस का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, या फिर ऑक्सीकरण से। तो जो सूर्य के अंदर है जो ऊर्जा की प्रक्रिया उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर क्या परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत जनरेटर है ये क्या में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये विद्युत मोटर इसको कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर। लेकिन जो विद्युत जनित्र होता है, जो जनरेटर होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो सौर ऊर्जा होता है, जो सोलर होता है, जो सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल वो किस में कन्वर्ट करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी। जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऊष्मीय प्रभाव पे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, या फिर प्रकाश प्रभाव पे। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम आप लोगों को इसका आंसर बतलाए हैं। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आप लोग कमेंट में लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है। अभी आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, या फिर दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना क्या करता है, यहाँ पे तो इमेज बनता है, यहाँ पे तो प्रतिबिंब बनता है।
कॉर्निया क्या करता है, तो कॉर्निया आँख के सामने का एक पारदर्शी जो परत होता है बाहर में, वो है जो कि ये सिर्फ प्रकाश के आँख के भीतर प्रवेश करने देता है। आइरिस क्या होता है, और उससे पहले हम ऑप्टिक नर्व देखते हैं। तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, जो रेटिना पे इमेज बनता है इसको ब्रेन तक सिग्नल भेजने का काम करता है। लेकिन मानव नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो आइरिस करता है। आइरिस अगर हिंदी में देखा जाए तो परितारिका इसको बोलते हैं, परितारिका। आइरिस करता है, परितारिका करता है। परितारिका जो है वो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो है वो पुतली को आकार को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। अगर प्रकाश आँख में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर पड़ता है तो जो पुतली के साइज को होता है उसको सिकोड़ देता है, और उसको फिर सिकोड़ देता है जब लाइट ज़्यादा आता है, और जब लाइट कम आता है तो उसको फैला देता है। पुतली को कौन करता है, आइरिस करता है, परितारिका करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यहाँ पे बतलाइए क्या है, बतलाइए। और जो भी स्टूडेंट्स को नोट्स लेना होगा साइंस का वो ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और व्हाट्सअप नंबर है 8986830118। जो व्हाट्सअप के थ्रू लेना चाहते हैं ये व्हाट्सअप पे मैसेज करके ले सकते हैं। जो डायरेक्ट लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाकर ले सकते हैं, जिसमें साइंस का कंप्लीट नोट्स है और सिर्फ 69 रुपीज़ में है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब मिलेगा। लास्ट 3 साल का पेपर मिलने वाला है, और थ्योरी नोट्स और चैप्टर वाइज MCQ मिलने वाला है। बाकी डिटेल आप लोगों को वहाँ पे दिया है, वहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है, तभी आप लोग लीजिएगा। चलिए बतलाइए इसका क्या आंसर होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा के जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है। एम्पियर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोगों को वोल्ट जो है वो विभवांतर का है, ओम जो है वो प्रतिरोध का है, और वाट जो है वो शक्ति का है, शक्ति का है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को बतला दें कि 7 बजे आप लोगों का क्लासेस डेली अब रिकॉर्डेड आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि क्लास आप लोगों को 7 बजते ही आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप लोग क्लास कर सकेंगे। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के पास ज़रूर। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।